नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आध्यात्मिक यात्रा का ये नया सफर। 7 ऋषि, 7 समंदर, 7 छंद, 7 द्वीप, 7 सुर, 7 फेरे, 7 वचन, 7 दिन, 7 पर्वत, 7 पाताल, 7 लोक, 7 लगन, और यहाँ तक कि अगर हम देखें तो 7 रंगों के साथ साथ 7 चक्र भी हैं जो ये हमारे शरीर को चलाते हैं, जो हमारी एनर्जीज है। और इससे भी बड़ी बात जिसकी अहम जानकारी देने के लिए आज मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हूँ, वो है हमारे 7 शरीर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने, 7 शरीर। और मेरी जो ये जानकारी आज आपके लिए है, इसका आधार है मेरा स्वयं का ज्ञान जो मैंने वेदों से प्राप्त किया है, और मेरा स्वयं का अनुभव जो मैंने अभ्यास करके प्राप्त किया है। इसी के आधार पे मैं आज आपको हमारे 7 शरीर के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। हमारे 7 शरीर में सबसे पहले आता है हमारा भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, द फिजिकल बॉडी। दूसरे नंबर पर आता है भाव शरीर, एथरिक बॉडी। तीसरे नंबर पर आता है मनस शरीर, द मेंटल बॉडी। चौथे नंबर पर आता है हमारा सूक्ष्म शरीर, द एस्ट्रल बॉडी। 5वें नंबर पर आता है आत्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। 6ठे नंबर पर आता है ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी। 7वें नंबर पर आता है निर्वाण शरीर, द निर्वाणा बॉडी, द बॉडी ऑफ एनलाइटमेंट। आत्मा को आत्मा से परमात्मा बनाने का जो हमारा शरीर है, वो सबसे अंतिम शरीर निर्वाणा शरीर। प्राचीन काल से ही 7 अंक का अपना ही बहुत महत्व रहा है। वेदों में ऋषियों ने हमारे प्रत्येक शरीर की जो उम्र हमारी निर्धारित की है, वो 7 वर्ष है। उसी के हिसाब से जो हमारा भौतिक शरीर है, स्थूल शरीर है, द फिजिकल बॉडी, जो सबसे पहला शरीर है, उसकी जो हमारी विकसित होने की सीमा है, वो है 1 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। क्योंकि इसमें हमारी 5 कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सभी विकसित होने लगती है। तो इसीलिए ही इसका हमारा जो समय रखा गया है, वो 1 वर्ष से 7 वर्ष रखा गया है। इन 7 वर्ष में हम खेल कूद के माध्यम से, खान पान के माध्यम से अपना रख रखाव करना सीख जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगते हैं, जब हमारे मन में खुशी, प्रसन्नता, दुख, रहेंगे, मेरा देश स्वस्थ रहेगा। और पूरे सड़क मैदागिन चौराहे सड़क पर भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, ऐसा संदेश आम जनमानस के लिए दिया जा रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस कोरोना वैश्विक महामारी जो हमारे देश में इस समय आई हुई है, ये जल्द ही हमारे देश से समाप्त होगी। क्या संदेश था आपके ये से लिखवाने की वजह से, और बनारस में अन्य जगहों पे कहाँ कहाँ आप क्या करने वाले हैं? हमारा भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, ऐसा सड़क लेखन करने का उद्देश्य यह था कि प्रशासन के निर्देशों के बाद भी लोग रोड पर आकर के गलत कर रहे हैं, वो लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहेगा, फिर हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। इस कड़ी में आगे क्या करने वाले हैं? इस कड़ी में हम लोग प्रतिदिन वाराणसी जिले के अनेकों चौराहों पर हम लोग ऐसा लेख करके एक संदेश देने का काम करेंगे। मैं उपनिरीक्षक सच्चिदानंद सिंह, चौकी प्रभारी सबसागर, थाना कोतवाली, जनपद वाराणसी। आज ये जो आयोजन हुआ है, क्या है इसके बारे में जानकारी है आपको? यह एक नवीनतम प्रयास है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और एक गंभीर संकट से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। ऐसे में हम लोगों ने यह सोचा कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे प्रशासन के लोग हुए, डॉक्टर्स हुए और सफाई कर्मचारी हुए, न केवल उनको धन्यवाद दिया जाए, बल्कि संपूर्ण देश के वे तमाम हमारे बंधु जो घर के अंदर आज बंद हैं और देश हित में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रशासन की एक बातों पर वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि उनको एक तरह की प्रेरणा दिया जाए और धन्यवाद दिया जाए कि उनका भी सहयोग कहीं न कहीं राष्ट्र हित में है, वो घबराए नहीं। इस तरह की चुनौतियाँ हमेशा आती रहती है। विश्व इतिहास के अगर देखा जाए तो चुनौती और संघर्ष की ही कहानी रही है। इससे बड़ी बड़ी चुनौतियाँ विश्व के
समझ उपस्थित हुई है और उस पर विश्व ने लिखा हुआ क्या वजह से लिखा हुआ क्या कारण से लिखा हुआ? यह एक जागरूकता अभियान है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोग इस बीमारी से परेशान हैं, घर में बंद हैं। तो हम लोगों ने एक नवीनतम प्रयास किया कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जैसे प्रशासन के लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए और फ्रंट लाइन में जितने भी लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसके अलावा उन समस्त देशवासियों का जो प्रशासन की एक एक बातों पर अमल करते हुए अपने घर पर मौजूद रहकर देश का एक सेवा कर रहा है, ऐसे लोग जो हर बातों को सपोर्ट करते हैं, तो उनको धन्यवाद देने के लिए और एक तरह के जागरूकता अभियान करने के लिए ये दिया गया कि समस्या कितना ही बड़ा हो, ये टल जाएगा और पुनः एक बार इस समस्या से हम विजय प्राप्त कर भारत को जीतते हुए देखेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग ये संदेश फैलाए कि भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व आज जीते। भाई घर में रहिए, रोड पर इंसान मत है, घर में रहिए, घर में रोड पर आना से मत लगे अपने अभी कहाँ गए थे आप? अभी कहाँ गए थे इधर? गलत बात है ना बेटा, एक घूमने का टाइम नहीं है। बहुत बुरी। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सुल्तानपुर पुलिस लगातार सक्रिय है। यही वजह है कि कंटेनमेंट जोन में जहां ड्रोन कैमरे से नज़र रखी जा रही, वहीं गली मोहल्लों में भी पुलिस के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को आगाह भी कर रहे हैं कि वह घरों में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सुल्तानपुर शिवहरि मीणा जी। इनसे बात करते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह का निर्देश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन चल रहा है, इसी के तहत सुल्तानपुर पुलिस के द्वारा न केवल कंटेनमेंट जोन में पूरी तरीके से जो आवश्यक सेवाएं उनको छोड़ के लोगों का आवागमन जो है वो प्रतिबंधित है। इसके अतिरिक्त गलियों में भी पुलिस घूम रही है, इंश्योर कर रही है कि किसी तरह कोई धार्मिक क्रियाकलाप, कोई सामाजिक क्रियाकलाप ना हो। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को रिक्वेस्ट करी जा रही है और उसके बाद भी कोई नहीं मान रहा तो विधिक प्रक्रिया के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। ड्यूटी पर मुस्तैदी दिखाने वाले जो पुलिसकर्मी हैं सम्मानित भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग लॉकडाउन उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? आपको बता दें कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है। उसके बाद भी अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। लगभग जनपद में अब तक 400 के आसपास मुकदमे हम कायम कर चुके हैं, जिनमें विभिन्न धाराओं में विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो घरों में हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह का लॉकडाउन का कोई उल्लंघन ना करें, लेकिन उसके लिए हमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं, निरंतर कोशिश कर रही हैं कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन करवाया जाए, लेकिन जब तक हमारी जनता हमारे साथ नहीं होगी तब तक इसे कंप्लीट करवाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा अनुरोध है कि घर पे रहें, अपने परिवार और अपने समाज, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। कोई भी आवश्यक कार्य हो तो जो आवश्यक सेवाओं वाले लोग हैं वो आपकी सेवा के लिए तत्पर है। सुल्तानपुर का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से आपकी सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन कृपया करके अपने घर पर रहें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, पुलिस भी गली मोहल्लों की खाक छान रही है, लोगों से लॉकडाउन पालन करने के लिए अपील भी कर रही है। वहीं जो है जो मुस्तैदी से तैनात है पुलिस के जवान, उनके लिए इनाम की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल कोरोना योद्धा के रूप में जिस तरह से पुलिस काम कर रही है उससे कहीं ना कहीं लोग खुश भी हैं। आसिफ बेग, सुल्तानपुर। साहब धीरे से रखिएगा, एक मिनट। अरे आप एसडीएम साहब को चेक करें।
भाई ये तो ऑलरेडी डॉक्टर के भाई 35.4 भाई सर क्या बताएं हम तो इतना राष्ट्रीय शस्त्र चिकित्सा इकाई जी जो ये गवर्नमेंट चला रही है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मिली ये योजना है। इस योजना के तहत 18 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा करके इसे रवाना किया। उसमें क्या हुआ कि 170 गाड़ियां मेडिकल मोबाइल यूनिट के नाम से भेजी गई, जिसमें बलिया में 4 गाड़ियां चल रही मेडिकल मोबाइल यूनिट की वैन चले। इस गाड़ी का वर्क क्या है, इस वैन का वर्क है कि पीएससी या सीएससी से 3 किलोमीटर दूर जो लाचार, मजबूर, असमर्थ डॉक्टर के पास, एमबीबीएस डॉक्टर के पास पहुंचने में असमर्थ पर्सन है, उनके पास पहुंच करके उनका ट्रीटमेंट करना, इलाज करना और बाकायदे उनकी जांच करना। एक मिनट इसमें हर तरह की सुविधा है। इसमें हर तरह की सुविधा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के ईसीजी तक और एनालाइजर, जिसमें ब्लड जांच वगैरह की भी सारी फैसिलिटी है। हीमोग्लोबिन से लेकर के टीएलसी, डीएलसी और जितने भी हैं हम ये जांच मलेरिया और सारी जांच हम कर सकते हैं जो 180 लेवल पे जांच होती है, सारी इसमें फैसिलिटी है। गवर्नमेंट की योजना ये है कि एवं 3 किलोमीटर से दूरी पे है और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जिनकी महिलाएं या बुजुर्ग या बच्चे जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर के संपर्क में नहीं है, उनको जाकर के ट्रीटमेंट करना, टू द पेशेंट पहुंचने का एक साधन नहीं है, वहां पे पहुंचना है और वहां पे पहुंच करके असमर्थ लाचार को देखना है और जरूरत पड़ने पे उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी रेफर करना है। मतलब अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इमीडिएट वहां पहुंच जाएं। इन्फॉर्मेशन के थ्रू नहीं है। अच्छा। हमारा ये प्री प्लानिंग हमको लिस्ट मिलेगी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमओ सीधे इसको गवर्न करेंगे। और तो आप ये बताइए बलिया में आप किन किन क्षेत्रों में और कितनी गाड़ियां चल रही हैं, यही पूछा। अभी 4 गाड़ियां चल रही हैं। एक चल रही है आपकी मान लीजिए बैरिया क्षेत्र, एक रसड़ा और एक नगरा। और फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में इमरजेंसी में तो परमानेंट आप लोग बलिया में रहेंगे कि या चले जाएंगे फिर आगे अदर डिस्ट्रिक्ट? नहीं, एक्चुअल में जैसे ही अभी तो इमरजेंसी ड्यूटी है हमारी, इमरजेंसी ड्यूटी खत्म होगी तो ब्लॉक वाइज ब्लॉक वाइज 1 मंथ दोबारा, सेकेंड मंथ हम कोई दूसरा ब्लॉक, थर्ड मंथ अलग ब्लॉक। फिलहाल प्रेजेंट बलिया में 17 ब्लॉक हैं। 17 ब्लॉक में तो 4 ब्लॉक एक गाड़ियों को दी गई। फिर यहाँ से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को चले जाएंगे? हाँ। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट होके आए आप यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाएगा, हम बलिया डिस्ट्रिक्ट में। आप बलिया में ही रहेंगे परमानेंट? बलिया डिस्ट्रिक्ट में ही है। मतलब पूरे जनपद में आप अभी फिलहाल इमरजेंसी के चलते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने ये और सीएमओ साहब ने ड्यूटी लगाई है कि आप यहीं पे रहिए। प्रेजेंट टाइम मतलब इमरजेंसी पड़ सकती है, क्या पड़ सकता है, वहां पे जाना पड़े। तो जो क्वारंटाइन सेंटर है, सेंट जेवियर से जितने क्वारंटाइन सेंटर कैसे की सूचना आती है कि किसी को डायरिया है, किसी को फीवर है, किसी को कोई प्रॉब्लम। सर हम जो जानना चाह रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आप ये जो सचल आपकी चिकित्सा पद्धति जिस हिसाब से आप आए हैं यहाँ पे इस वैन को लेके कई डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आए हैं यहाँ पे या सिर्फ स्पेशली बलिया के लिए आए हैं? नहीं, मैं 14-15 महीने हो गए, फरवरी से लेकर फरवरी 18 से अभी तक 15 महीने में बलिया में ही ऑलरेडी ठीक करा ड्यूटी। फिलहाल मैं सिटी में वर्क कर रहा हूँ इमरजेंसी के। ठीक है, सर। मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। कहाँ से आया सर? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव, मेडिकल मोबाइल यूनिट राष्ट्रीय शस्त्र चिकित्सा इकाई, उसमें वर्क कर रहा हूँ। और मुझे वर्क मिला है ये क्वारंटाइन किए हुए ह्यूमन पेशेंट है या ये कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम में, कलेक्ट्रेट में इन लोगों का थर्मल स्कैनिंग करने का। सर अभी तक जितनी आपने जांच की थर्मल स्कैनिंग से तो इससे क्या पाया आपने? यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग में मैंने जांच किया, किसी भी का भी टेम्परेचर 35-37 के बीच में ही है, 37 से अबव किसी का भी नहीं पाया गया सर। कोई पर्सन टेम्परेचर क्या हो नहीं पाएगा। आपके पास ये जो इक्विपमेंट्स है ये इसको क्या कहते हैं जरा से ये भी बताइए। थर्मल स्कैनर तो आप सर ये बताइए कि इसमें सारी चीजें आ जाती हैं कि जो कोरोना की बॉडी का टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया हुआ या डिक्रीज किया हुआ तो वो इस पे स्कैन करेंगे हम, और उससे हमें ये डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसके वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो जब ये हमें डाउट होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तब हम इन चीजों पे जाएंगे किस कारण से बढ़ा हुआ है, तो हम सेकेंड पोजीशन पे जाएंगे। सर जैसे कि आरटीआई इन्फेक्शन से तो प्रायोरिटी पे है, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल, एंट्रिक फीवर भी इसमें आता है। एंट्रिक फीवर हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, बॉडी का टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होना चाहिए? कितना? देखिए एक्चुअल में 35 to 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल।
और इससे एवब जाता है 37.2 से एवब जाता है तो थोड़ा डाउटफुल कंडीशंस में हम मानते हैं कि उसकी बॉडी की टेम्परेचर इंक्रीज करे। इट मीन्स कि उससे बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। ये जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन ही है, हाँ। हो सकता है कि किसी भी की वजह से, किसी हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी ऐसा हो सकता है। सर कभी कभी तो ऐसा आता है कि नॉर्मल इन्फेक्शन भी इसमें आ जाते होंगे, जो नॉर्मल इन्फेक्शन अगर किसी को हो हाँ। तो वो भी आ जाएगा। उसी तो क्वारंटाइन करेंगे ना 14 डेज नॉर्मल में भी। जैसे अब मेरा टेम्परेचर इंक्रीज के हो पाए तो क्या करेंगे 14 डेज के लिए हम क्वारंटाइन करेंगे। अब वो सिम्टम्स 14 डेज में अपने आप जैसे सर्दी खांसी जुकाम नजला जो भी हो आना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में ब्लड टेस्ट में जाएंगे। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ये डिटेक्ट करेंगे कि टाइफाइड है, मलेरिया है या कोविड-19 है, क्या है। उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद उसके बाद सर जैसे कि अभी लेटेस्ट सुनने को मिला प्लाज्मा थेरेपी से इसका ट्रीटमेंट ढूंढा जा रहा है, कितना सफल होगा, क्या है, कैसे कुछ बताएंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में थोड़ा बस ब्रीफ कर दीजिए। एक्चुअल में प्लाज्मा थेरेपी जो चल रही है अभी रिसर्च में है ये, और इसके बारे में पार्टिकुलरली हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए नहीं कर सकते कि उसके बारे में हमने स्टडी अभी नहीं किया। तो जब तक उसके बारे में स्टडी नहीं किया है तो उसके बारे में बोलना भी बेटर नहीं है। सर यहाँ पर कितने कर्मचारियों को अभी तक? अब नियर अबाउट हम 50 से एबव कर्मचारियों का मैंने कर चुका, अभी 50 से ऊपर। हमारे दुबे जी का किया अपने आपके साथ चलना है सर? हाँ, इनके तो देखिए हमारा है बिल्कुल एक बार चेक करिए। चेक हमारे परम मित्रों में मान के चलिए ये एक है। आप इन्हीं को भूल रहे थे। वेरी गुड, थैंक यू। आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? एसएससी की तैयारी कर रहे थे। आए हैं तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी छात्र छात्राओं को सहयोग देने के लिए प्रयागराज से मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। संदीप जायसवाल। आप प्रयागराज में वहाँ क्या कर रहे थे, कैसा लग रहा है, यहाँ आए तो कैसा लग रहा है? सर मैं प्रयागराज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करता हूँ। यहाँ घर पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से आप लोग आए यहाँ पे? प्रयागराज डीएम द्वारा वहाँ पर बसें चलाई गई थी जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आए। सर कितने बच्चे इलाहाबाद से आए हैं और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? 4:30 बजे लगभग जो है 93 बच्चे आए हैं इलाहाबाद से, प्रयागराज से। उनको जो है यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है डाटा से। स्क्रीनिंग के बाद इस निर्देश देते हुए छोड़ा जाएगा कि ये जो है हमें घर पे जा कर के 14 दिन जो है होम क्वारंटाइन में रहेंगे।